जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 46वां वीडियो है और आज का टॉपिक है गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी के भारत आगमन को अन्य किताबों में अन्य अन्य टॉपिक से दर्शाया गया है, जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी या गांधी जी का राजनीति में प्रवेश। हम लोग देखेंगे कि सन 1917 एडी में पहली बार गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह होता है और 1918 एडी में मिल मजदूरों का आंदोलन होता है अहमदाबाद 1918 में। इसके बाद देखेंगे कि ये खेड़ा सत्याग्रह छेड़ते हैं। फिर उसके बाद 1919 एडी में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन छेड़ा गया था, गांधी जी का बड़ा योगदान रहा। पिछले वाले अध्याय में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम देखेंगे कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के साथ भारतीय राजनीति में प्रवेश हो जाता है। अगर भारत में बात करें तो जनवरी 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन होता है और सन 1917 एडी में इन्होंने पहला आंदोलन छेड़ा चंपारण में। ये 2.5 वर्षों तक मुख्य पर्यवेक्षक बन के रहे, एकदम चुपचाप देखते रहे कि भारत में क्या क्या हो रहा है। भारत को समझने का प्रयास कर रहे थे। अगर बात करें तो महात्मा गांधी के लिए राजनीति या अधिकारों को संघर्ष का जो आंदोलन था, एक उपनिवेशी सत्ता या साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ जो ब्रिटेन था, वो नया नहीं था। इस तरह के सारे आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में ये पहले कर चुके थे, यानी कि पहले ये नेट प्रैक्टिस करके आ चुके हैं दक्षिण अफ्रीका में। अब इंडिया में वो बल्ला घुमाएंगे और अपना मेन मैच खेलेंगे, यानी कि डायरेक्ट टूर्नामेंट में उतरने वाले हैं गांधी जी। आइए देखते हैं गांधी जी के संबंध में। इस लेक्चर में हम लोग गांधी जी का भारत आगमन को देखेंगे और इस लेक्चर में इसके अंतर्गत महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका में उनका क्या योगदान रहा है और 2.5 पीरियड जो 1915 से लेकर 1917 एडी में वो मुख्य पर्यवेक्षक बने रहे, उसमें क्या इन्होंने किया उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व और पृष्ठभूमि को अगर हम लोग जान लेते हैं तो उसके कार्य और विचारों को समझना आसान हो जाता है। अगर गांधी जी के पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम था सत्य का प्रयोग अथवा आत्मकथा, जी हम लोग कह सकते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था, इनका कुछ और नहीं, मेरे अपने जीवन सत्य के प्रयोग का कलेक्शन है, गांधी जी ने कहा था। ठीक है। और ये जो इनका समय काल इस पुस्तक का रहा है इनके जन्म से लेकर 1920 एडी तक का। इसके बाद से इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया 1920 एडी के बाद, क्योंकि 1920-21 एडी के बाद गांधी जी का जीवन सार्वजनिक हो जाता है, जिसे सभी लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले क्या इन्होंने किया इसमें उल्लेखित किया गया है। अगर बात करें तो 1 अगस्त एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1920 में, जिसमें तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। 23 जुलाई को इनकी तबीयत बिगड़ती है और 1 अगस्त को तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। और इसी दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी कि इस तारीख को निर्धारित किया था कि असहयोग आंदोलन किया जाएगा। तिलक जी का दाह संस्कार हो रहा था और नारा गूंज रहा था, यहाँ हम अंग्रेजी राज्य का दाह संस्कार कर रहे थे। तिलक जी का अवसान स्वतंत्रता आंदोलन के एक युग का अवसान था, ऐसा अखबारों में छपा। उसके बाद गांधी जी ने लिखा, मेरे पास एक बहुत बड़ा सहारा था जो कि टूट गया। तो ये गांधी जी ने तिलक जी के संबंध में लिखा और शुरुआती आंदोलनों के बारे में ये सब सारी उनकी सोच थी। आगे अगर देखें तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 एडी को होता है, जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में। अगर ये बात करें इनके राजनीति में प्रवेश तो चंपारण सत्याग्रह से हो ही जाता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और इंडियन नेशनल कांग्रेस आंदोलन के तरीके जो उग्रवादी और उदारवादी थे उसको त्याग दिया और अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथों में दे दी। इस कारण स्वतंत्रता आंदोलन के 1920 से लेकर 1947 के बीच के चरण को गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत नागपुर के अधिवेशन से हो चुकी थी। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के थोड़े से तथ्य के रूप में जाने तो महात्मा गांधी के जीवन के तथ्य रूप में हम समझे तो गांधी जी बचपन से नैतिकवादी और सत्य के अनुयायी थे। ये अपने अपराधों और गलतियों को तुरंत स्वीकार कर लेते थे तथा माता पिता के प्रति दायित्व बोध इनका रहा है, और तो रहा है जो उनके जीवन के अंत तक बना रहा। कस्तूरबा से शादी हुई, फिर इंग्लैंड गए एवं वकील बनकर वहां से लौटे। इन्होंने इंग्लैंड में भी नैतिक मूल्य एवं भारतीय परंपरा का निर्वाह किया।
जैसे कि मांसाहार और शराब का सेवन इन्होंने नहीं किया। इंग्लैंड में गलत मामलों में झूठ न बोलने का इनकी वकालत नहीं चल पाई। ये कहते थे कि मैं न्यायालय में बहस करने से डरता हूँ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। गांधी जी के पिताजी काठियावाड़ के दीवान थे। गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का दक्षिण अफ्रीका में व्यापार चलता था। इनको अपने कामों के लिए, यानी कि इनको अब्दुल्ला के कामों के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। सन 1853 एडी में, याद कर लीजिएगा, सन 1893 एडी में नेटाल प्रांत है और दक्षिण अफ्रीका में, नेटाल प्रांत में नामक स्थान पर ये पहुँचे और सन 1914 एडी तक रहे, यानी कि 21 वर्षों तक रहे। ऐसा थोड़ी है कि लगातार रहे, नहीं, आते जाते भी रहते थे, लेकिन 21 वर्षों तक वहाँ पर रहे। ठीक है। भारत से मोहनदास करमचंद गांधी गए। ऐसा कहा जाता है कि भारत से मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका गए और लौटे तो महात्मा के रूप में लौटे। महात्मा वाले गुण एवं तत्व उनके अंदर आ चुके थे। दक्षिण अफ्रीका ने ये गुण विकसित करने का वातावरण पैदा किया। गांधी जी ने वे सारे काम किए जो भारत आकर उनको करना था, यानी कि वहाँ पर नेट प्रैक्टिस कर चुके थे, अब भारत में मैच खेलना बाकी था। जो आंदोलन के तरीके वहाँ अपनाए, तकनीक अपनाए, उसका प्रयोग, ये आंदोलन की जो भी तकनीक प्रयोग जितने भी किए भारत में आकर, उसका सारा प्रयोग मेरे दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। दक्षिण अफ्रीकी सरकार रंगभेद की नीति अपनाती थी। इस कारण गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया था, यानी कि एक तरह से उनको फेंक दिया गया था बाहर। इस वजह से गांधी जी के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश भर उठा और रंगभेद के नीति के शिकार हुए गांधी जी बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए इस नीति को हटाने के लिए। अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, नेल्सन मंडेला को आज़ादी दिलाने का श्रेय जाता है दक्षिण अफ्रीका को, और दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी इन्हें कहा जाता है। ये गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाते थे। और एक समय की बात करें तो ये समय रहा है आपका 1996 में दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी मिला था। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अलग से मैंने फैक्ट बता दिया। अगर हम बात करें कि तो दक्षिण अफ्रीका में एशिया मूल के बहुत लोग रहते थे। इसमें प्रवासी मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, पारसी, नॉर्थ और साउथ इंडियन के लोग यहाँ थे। यहाँ पर संयुक्त भारत मौजूद था, यानी कि अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति के लोग मौजूद थे। दक्षिण अफ्रीका में जो भी कदम उठा रहे हैं वो भारत के लिए है, यानी कि ये पूरे भारत को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसका लाभ भारत आकर उनको भारत को समझने में मदद मिली थी। अगर दक्षिण अफ्रीका में बात करें तो भारतीयों और एशियाई मूल के देशों के लोगों के साथ किसी खास क्षेत्र में प्रवेश से वर्जित था। गंदी बस्तियों में रहना, उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था, काम के समय ज़्यादा था। पंजीकरण का प्रमाण पत्र हमेशा साथ में रख कर चलना पड़ता था। अगर शादी जो उनकी हुई है वो ईसाई पद्धति से नहीं हुई है तो उसे अवैध माना जाएगा, और पंजीकरण अगर भी नहीं है तो उसे भी अवैध माना जाएगा। इसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया। एक होता है पोल टैक्स को ब्रिटिश सरकार ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। जैसे कि भारत से कोई मजदूर दक्षिण अफ्रीका जाता था तो एग्रीमेंट, करार के माध्यम से जाता था, और करार ख़त्म हुआ तो वो लौट आता था। लेकिन कुछ लोग वहाँ बस जाते थे और सालाना उन्हें 3 पाउंड का रकम देना पड़ता था। अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में एक माह की मजदूरी 10 शिलिंग थी, यानी कि 1 पाउंड 20 शिलिंग के बराबर था। और उनकी एनुअल सैलरी की बात करें तो इस तरह से 120 शिलिंग हो जाती है, और एनुअल पे टैक्स की बात करें तो 60 शिलिंग हो जाती है, यानी कि अपनी कमाई का 50% वो टैक्स देने में गुजार देते थे। यानी कि ये क्या किए कि गांधी जी ने विवाह पंजीकरण और पोल टैक्स के खिलाफ आंदोलन किए और इसमें सफलता मिली। इस वजह से गांधी जी को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला, उनकी प्रशंसा होने लगी और इनको पहचान मिली। गांधी जी जितने भी आंदोलन भारत आकर किए उसका नाम सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार होता है। इन सब का प्रयोग गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए और सफलता भी प्राप्त की। गांधी जी बहुत लोकप्रिय हुए और गांधी जी के इन कार्यों की जानकारी भारत को थी। बीच बीच में गांधी जी भारत आते रहते थे। मैं जब भी भारत आता था, गांधी जी कहते थे, मैं जब भी भारत आता था यहाँ के संपादकों से मिला करता था और उन्हें दक्षिण अफ्रीका का वर्णन किया करता था। इन कार्यों का संपादन होता था और यहाँ नेता बहुत अच्छे से इनसे परिचित थे। भारत में इनके कार्यों का संपादन होता था अखबार के जरिए। जब गांधी जी
अंततः भारत आते हैं तो उनका सार्वजनिक रूप से उनका बड़ा ही सम्मान हुआ। दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस, याद कर लीजिएगा, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और यहीं पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला, इसको भी याद कर लीजिएगा। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की, यानी कि टॉल्स्टॉय फर्म स्थापना के पीछे मुख्य कारण था आंदोलन के कारण जो जेल गए हुए थे, जो आंदोलनकारी जेल गए हुए थे, बेरोजगार हो गए थे, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए फर्म की स्थापना की, यानी कि यह स्वरोजगार वाली स्थिति है। ब्रिटेन के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन छेड़ा था और ज़बरदस्त सफलता भी प्राप्त की थी, यानी गांधी जी भारत आने से पहले भारतीय के लिए जाना पहचाना चेहरा था, जाना पहचाना नाम था। 1906 AD में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन छेड़ा था उसे प्रॉपर सत्याग्रह का नाम दिया था, जिसे हम लोग सत्य और आग्रह कर सकते हैं। इसको तोड़ के देखें तो सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करूंगा, इसके लिए मैं सत्य के लिए झुकूंगा नहीं, ठीक है। बहुत अधिक साहस की ज़रूरत होती है सत्य का रास्ता पालन करने के लिए। सत्याग्रह का पालन करने वाला वही व्यक्ति होगा जो साहसी होगा, कायरों के लिए सत्याग्रह नहीं है। जिस प्रकार अहिंसा साहसियों का गुण होता है, कायरों का नहीं होता है, ठीक है ना। अहिंसा साहसियों का गुण होता है, कायरों का नहीं होता है। आप जितने कमज़ोर होंगे उतने हिंसक होंगे। अगर बुराई की बात करें तो इसके आगे गांधी जी कभी नहीं झुके, चाहे परिणाम कुछ भी हो, कितनी भी यातनाएं सहनी पड़े, ये सहस्र स्वीकार करेंगे सत्याग्रह के लिए, बुराई के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अब देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी क्या क्या लेकर भारत आते हैं। सन 1893 से लेकर 1914 तक, यानी कि 21 वर्षों तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहे और राजनीति के क्षेत्रों में बहुत सारे प्रयोग किए। वहाँ रहते हुए रंग भेद नस्लवाद के खिलाफ आंदोलन किया। अनुशासित एवं स्वयंसेवकों का समूह तैयार किया, दल तैयार किया। जिस प्रकार नस्लवाद दक्षिण अफ्रीका में था, भारत में भी था, लेकिन दूसरे रूप में दिखाई देता है। जैसे कि अंग्रेज या गोरे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, भारतीयों को असभ्य मानते थे। उसके बाद ये अनुशासित स्वयंसेवकों का दल तैयार करने के तकनीक या उपाय में उसके तकनीक या उपाय के आधार को लेकर सिद्धस्त हो गए थे कि कैसे स्वयंसेवकों का दल तैयार किया जाए। अनुशासित संयुक्त भारत या संपूर्ण भारत का नेतृत्व कर चुके थे, क्योंकि वहाँ पर नॉर्थ और साउथ इंडिया के लोग वहाँ रहते थे। उसके बाद वहाँ गांधी जी से एशियाई लोग जुड़े जो बहुभाषी हुआ करते थे। उसके बाद एक तरह से गांधी जी का जो छवि था धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में स्थापित हुई। ये भारत में आकर जो भी अपील करते थे भारतीयों के लिए था, इसलिए इनका जो स्वरूप था, इनकी जो छवि थी गांधी जी की, अखिल भारतीय छवि थी। आइए अब देखते हैं गांधी जी का भारत में प्रवेश। दक्षिण अफ्रीका की समस्याएं भारत की समस्याओं से अलग नहीं था। समस्याएं लगभग एक जैसी थी। दक्षिण अफ्रीका की समस्याओं के माध्यम से इन्होंने भारत को समझा और जाना, भारत की समस्याओं को समझा। ये वकील थे, ब्रिटेन को जानते थे। अब गांधी जी के पास जो पत्ते खेलने थे, दक्षिण अफ्रीका ने इन पत्तों को उपयोग करने के लिए सिद्धस्त कर दिया था और बाद में इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ भारत में इन पत्तों को खेला। उसके बाद 1915 में भारत आने के बाद भारतीय नेताओं से ये मिले, जिसमें गोखले मदन मोहन मालवीय प्रमुख थे। गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्होंने सलाह दी कि आप पहले तो 1 वर्ष तक भारत में घूमिए और फिर भारत का भ्रमण करने के बाद भारत को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी तक आप दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तो यहाँ की वस्तु स्थिति को नहीं जानते हैं। यहाँ की वस्तु स्थिति को समझिए और जानिए। इसके लिए गांधी जी ने 1 वर्षों तक ट्रेन के तीसरे दर्जे में सफ़र किया, यानी कि 3rd क्लास में सफ़र किया, जहाँ पर आम लोग और गरीब लोग सफ़र किया करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में ये बीच बीच में जाया करते थे। लगभग दक्षिण अफ्रीका से आने के 2.5 वर्षों तक ये मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में भूमिका अपना निभाते रहे और 1917 AD में पहली बार भारत के आंदोलन की बागडोर संभालते हैं। गांधी जी का जो क्षेत्र था विराट और विशाल था। ये सभी क्षेत्रों में अपना छाप छोड़ते हैं, जिसमें नैतिकता, दार्शनिकता, संस्कृति और ग्रामीण विकास शामिल है और अन्य भी शामिल है। ये अपनी बातों को साफ गोई तरीके से अपनी कमजोरियों को उजागर किया करते थे, उल्लेख किया करते थे। ये सार्वजनिक तौर पे अपनी कमजोरियों और जो अपने राज्य थे वो साफ गोई तरीके से उजागर करते थे। जो आम लोग इस तरह के जो आम लोग जो थे अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक मंच पर नहीं कर पाते हैं। ये रहा अपना गांधी जी का भारत आगमन। कल हम लोग गांधी जी के 3 प्रमुख शुरुआती आंदोलनों का
अध्ययन करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आपके सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।